हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मिस्टर सिंगानिया क्लासेस। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम लोग अब आगे बढ़ने वाले हैं। पहले लेक्चर में तो मैंने बहुत ही बेसिक बेसिक बातें की थी। क्लास 9 से रिलेट करके मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाई थी, बेसिक की बातें बताई थी। मतलब हमने ये सीखा था कि आखिर इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग यहां से कंटिन्यू करेंगे। देखिए, यहां तक हो गया था। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने जो क्लास 9th में पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन पढ़ा है कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होगा तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होता था दो वेरिएबल में, जैसे कि 3x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। इस तरीके के हमारे पास चीजें होती थी। तो हम लोग क्या करते थे कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकालते थे। कैसे? ग्राफ मेथड से निकालते थे। ग्राफ बनाना आता होगा, एक बार हम लोग और देखेंगे उसको। लेकिन अब हमारे पास क्या होगा कि अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होंगे, मतलब पेयर होगा हमारे पास लीनियर इक्वेशन का। जैसे एक ये है और एक और होगा, जैसे कि 7x माइनस 4y प्लस 18 इक्वल टू 0। तो हम लोग अब दो दो लीनियर इक्वेशन को एक साथ डील करेंगे और हमें हमेशा क्या फाइंड करना होगा। तो हमें हमेशा यही फाइंड करना होगा कि हम लोग ऐसे x और y की वैल्यू फाइंड करें जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। मतलब यहां x और y की वैल्यू रख दें, यहां x और y की वैल्यू रख दें, तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यह काम करने के लिए हमारे पास तीन तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं, दो तरीके हैं। एक होता है ग्राफ के मेथड से और दूसरा होता है अलजेब्रा के मेथड से। और अलजेब्रा के मेथड से फिर से तीन तरीके आ जाते हैं। एक आता है आपका सब्स्टिट्यूशन, दूसरा आता है आपका एलिमिनेशन और तीसरा आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये तीन और ग्राफ चार, यानी कि कुल टोटल चार मेथड हमारे पास हैं इस x, y को निकालने का। यानी कि वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ y निकालने के हमारे पास कुल टोटल चार मेथड हैं। ठीक है, चार मेथड से हम लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे, जो कि दोनों इक्वेशन को वही x और y सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ग्राफ मेथड से आज शुरू कर रहे हैं। और ग्राफ मेथड से हम लोग अब फाइंड करेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम लोग ग्राफ के मेथड से फाइंड करेंगे। अच्छा, 9th में हम लोगों ने क्या सीखा है, याद कीजिए। 9th में हम लोगों ने सीखा है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, 3x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0, इसको जब तुम x एक्सिस और y एक्सिस पर बनाओगे तो हमेशा ये एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा, हमेशा आएगा। ठीक है ना, अब जैसे भी आए लेकिन आएगा स्ट्रेट लाइन ही। ओके, और इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते थे, मतलब कि x और y बहुत सारे होते थे जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, क्योंकि ये भी पॉइंट आंसर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बहुत सारे पॉइंट है। ये सारी बातें पिछली क्लास में हो गई हैं। लेकिन अब तो हमारे पास दो दो लीनियर इक्वेशन होगा, मतलब एक ये होगा तो एक और होगा, जैसे कि 8x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यानी कि एक और लाइन आएगा, एक और लीनियर इक्वेशन आएगा ना, एक और स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका भी स्ट्रेट लाइन आएगा। तो यानी कि अब हम लोग दो दो स्ट्रेट लाइन को एक साथ डील करेंगे, दो दो स्ट्रेट लाइन को हम लोग एक साथ डील करेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि दो, हमें जब पेयर दिया जाएगा लीनियर इक्वेशन के, मतलब दो इक्वेशन हमें दिए जाएंगे, तो दोनों के हम लोग अलग अलग ग्राफ बनाएंगे। सेम उस पे सेम पेपर पे बनाएंगे, एक ही x और y एक्सिस पे बनाएंगे, और उन दोनों स्ट्रेट लाइन के बिहेवियर को हम लोग चेक करेंगे कि आखिर ये दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में कैसे रिलेटेड हैं। दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड हैं, कैसे हैं ये चीजें अब हम लोग देखेंगे।
चलिए, जैसे मान लीजिए कि a1x b1y c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारे लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं। लेट इतना एंड इतना आर लीनियर इक्वेशंस। ठीक है ना, दो लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं। एंड ये मान लीजिए कि L1 जो है, L1 लाइन रिप्रेजेंट ग्राफ ऑफ फर्स्ट और L2 लाइन रिप्रेजेंट ग्राफ ऑफ सेकंड। मतलब दो लीनियर इक्वेशन है, एक ये है और एक ये है, तो दोनों का ग्राफ आएगा। तो दोनों का ग्राफ कैसा आता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। तो हमने मान लिया कि पहले वाले का जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा वो L1 आएगा और दूसरे वाले का जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा वो L2 आएगा। ओके, तो हमने L1 और L2 इन दोनों के ग्राफ मान लिए। अब देखिए, अब केस नंबर 1, when the lines L1 and L2 intersect at a point, let at alpha comma beta, let at alpha comma beta। मान के चलिए L1 और L2 इंटरसेक्ट कर जा रहे हैं एक पॉइंट पे। जैसे हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, दोनों लीनियर इक्वेशन से हमने स्ट्रेट लाइन बनाया। लीनियर इक्वेशन होगा तो हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे आराम से। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन हम बनाएंगे तो मान के चलिए एक L1 ऐसे आ गया और एक L2 ऐसे आ गया। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं? दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए ये अल्फा कोमा बीटा पॉइंट है। तो जब लाइन L1 और L2 एक किसी सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो हमेशा एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और एक भी सॉल्यूशन हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम। सॉरी, तो हम लोग क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम। यानी कि एक सॉल्यूशन है। कंसिस्टेंट क्या होता है? एक सॉल्यूशन हो या बहुत सारे सॉल्यूशन हो, कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर हो, तो उसको हम लोग हमेशा कंसिस्टेंट बोलेंगे। अच्छा, अभी ये एग्जांपल आएगा तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आप लोग देखते जाइए कि दो लाइन बनेंगे दो लीनियर इक्वेशन से, अगर वो एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो यानी कि एक सॉल्यूशन आएगा, यानी कि x की वैल्यू अल्फा और y की वैल्यू आएगी बीटा, जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मतलब x और y अल्फा बीटा रख देंगे x और y की जगह, तो पहला इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगा और दूसरा इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगा। दूसरा केस देखिए, when the lines L1 and L2 coincide, coincide का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाना, वन ओवर अनदर, इसलिए मैंने लिखा है ओवरलैप टू वन अनदर भी कह सकते हैं। तो जब L1 और L2 coincide हो जाएंगे तो बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और बहुत सारे सॉल्यूशन है या एक सॉल्यूशन है, हम कहेंगे क्या? कि सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है। जैसे देखिए, मान के चलिए L1 लाइन ये है, ठीक है ना, L1 लाइन ये है और L2 लाइन भी इसी के ऊपर आ गया, L2 लाइन भी इसी के ऊपर आ गया। मतलब L1 लाइन और L2 लाइन दोनों एक दूसरे के ऊपर ही आ गए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है गए। ऐसे पॉइंट आए कि जो L1 और L2 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देखिए, जो पॉइंट L1 को सेटिस्फाई कर रहा है वो L2 को भी कर रहा है, जो पॉइंट L1 को करेगा वो L2 को भी करेगा, सारे के सारे पॉइंट L1 और L2 को करेंगे। यानी कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे जो L1 और L2 दोनों को सेटिस्फाई करें। ठीक है ना, तो यहां पे x और y की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक, अगला केस देखिए, when L1 and L2 are parallel, मतलब अब क्या है कि अगर ये लाइन L1 है और ये लाइन आपका L2 है और ये दोनों पैरेलल हैं, यानी कि पैरेलल हैं तो कभी ये आपस में मिलेंगे ही नहीं।
तो जब आपस में मिलेंगे ही नहीं तो इनमें कोई कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं। तो जब कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं तो कोई ऐसा x और y होगा ही नहीं जो दोनों को सेटिस्फाई करे, दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे, ऐसा x और y हमें कभी मिलेगा ही नहीं। क्या बात समझ गए? तो मेरे कहने का यह मतलब है कि अगर दोनों लाइन एक जगह पे मीट करें, देखिए दोनों लाइन अगर एक पॉइंट पे मीट कर रही है, एक पॉइंट पे कट कर रही है, इसका मतलब यह है कि ये वाला पॉइंट ऐसा है जो इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, L1 और L2 दोनों को कर रहा है, यानी ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरे वाले में क्या है, सारे के सारे पॉइंट एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यानी कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। और तीसरे में क्या है, कोई हमें पॉइंट ऐसा मिल ही नहीं रहा है जो दोनों को साथ में सेटिस्फाई करे, तो इसीलिए इसके नो सॉल्यूशन होगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। पहले वाले के एक सॉल्यूशन होगा, दूसरे वाले का बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे और तीसरे वाले का कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, यानी कोई दुनिया में x और y होगा ही नहीं जो L1 और L2 दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर सके। तो मैंने यहां पे एक रिजल्ट लिख के रखा है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं कि सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन x एंड y, x और y में अगर दो लीनियर इक्वेशन दिया गया है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा इफ द ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन देगा, एक सॉल्यूशन देगा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे अगर दोनों ग्राफ कोइंसाइड कर जाएं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएं। और कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा अगर टू ग्राफ लाइंस आर पैरेलल, अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्या बात इतनी समझ में आ गई? अब आइए क्वेश्चंस के माध्यम से ये सारी चीजें समझते हैं। चलिए एक क्वेश्चन जरा हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली, मतलब ग्राफ से ही आपको ये सॉल्व करना है, उसने दे रखा है कि ग्राफ से कीजिए, ठीक ना। अभी ग्राफ सीख रहे हैं तो अभी ग्राफ से ही करेंगे, आगे चल के और मेथड सीखेंगे तो दूसरे मेथड से भी करेंगे हम। एंड 3x + 5y - 15 = 0। तो देखिए पहला ये, चलिए कह रहे हैं कि इसके ग्राफ के मेथड से इसको सॉल्व कीजिए। तो क्या करें, दो इक्वेशन दिए गए हैं ना, दोनों के एक एक करके हम लोग पहले ग्राफ बनाएंगे, मतलब दोनों से स्ट्रेट लाइन जो बनेगी वो बनाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या हो रहा है, उसके आगे फिर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ बनाने का मेथड आप लोगों को मालूम है। सबसे पहले हम ले लेते हैं 4x - 5y - 20 = 0। तो हम क्या करते हैं, y के टर्म्स में सारी चीजें लिख लेते हैं। तो क्या करें, 5y को इधर भेज देते हैं, 4x - 20 = 5y, यानी कि यहां से अब देखिए 5 को इधर भेज दीजिए, तो यानी कि 4x - 20 / 5 = y। तो ये y की वैल्यू आ गई। ओके, अच्छे से लिखना है तो इसको और अच्छे से लिख लीजिए, मतलब हमेशा हम लोग ऐसे लिखते हैं तो अच्छा लगता है। 5, तो ये y की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करते थे, एक टेबल बनाते थे, ठीक ना। ये 9th की चीजें हैं और यहां पे x और यहां पे y, और हम लोग x की कोई वैल्यू अपने मन से मानते थे, ऐसा मानते थे कि y की वैल्यू अच्छा खासा आए, और x की वैल्यू हम लोग कोई एक अच्छा मानते थे और y की वैल्यू उसके रिस्पेक्टिव में आ जाती थी। जैसे बताइए हम लोग x की क्या वैल्यू माने कि y की वैल्यू अच्छी है, थोड़ा देखने में अच्छा लगे कि y की वैल्यू अच्छी है। तो मुझे लग रहा है कि x की वैल्यू 0 मान लो, तो ये पूरा खत्म ही हो जाएगा। x = जब 0 मान लोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 × 0, तो ये तो पूरा खत्म ही हो गया। बचा क्या, माइनस का 20 ऊपर और नीचे 5, तो यानी कि 5 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा। तो यानी कि जब हमने x की वैल्यू 0 मानी तो y की वैल्यू आ गई -4। क्या हमें एक पॉइंट मिल गया? चलिए दूसरा देखते हैं। अब x की जगह 1 मानो, तो x की जगह 1 मानोगे तो 4 - 20, यानी कि ये -16/15, ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा। अच्छा 2 मानो जरा, x की वैल्यू 2 मानो,
x की वैल्यू 2 माना तो y की वैल्यू आ गई 8 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5। तो 8 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया ऊपर आपका माइनस का 12/5। ये भी कुछ अच्छा तो नहीं आ रहा, लेकिन चलो इसको मान ही लेते हैं, ठीक है ना, इसको ले लेते हैं। ये हो गया 2.4, माइनस का 2.4। तो यानी कि जब हमने x को 2 माना तो y की वैल्यू माइनस का 2.4 आया। नेगेटिव में आप मानकर देख सकते थे, हो सकता है वहां पर अच्छा नंबर आए। आपको बस ये ध्यान रखना है कि मैं ऐसा x और y लूं कि ज्यादा मुझे ग्राफ बनाने में दिक्कत ना हो, ठीक ना। तो इसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, 2.5 के बगल में हम 2.4 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 2 है, अच्छी है, ठीक है। तो ये बस 2 पॉइंट निकाल लो, चाहो तो और भी पॉइंट निकाल सकते हो, लेकिन 2 पॉइंट काफी है। तो ये पहले वाले का इतना काम करो, फिर दूसरे वाले पे आओ। दूसरा वाला है 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो अब इसमें भी वही काम करो, y वाले को एक तरफ रखो और x वाले को एक तरफ भेज दो, बाकी को एक तरफ भेज दो। देखो, तो ये y की वैल्यू आ गई माइनस का 3x प्लस 15 डिवाइडेड बाई 5, माइनस का 3x प्लस 15 डिवाइडेड बाई 5। चलो फिर से टेबल बना लो, आइए फिर से टेबल बनाते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। x की वैल्यू कुछ मान लो, क्या माने x की वैल्यू? हमें तो x की वैल्यू 0 मानना अच्छा लग रहा है, क्योंकि x 0 मानेंगे पूरा खत्म हो जाएगा। ये x की वैल्यू जैसे ही हम 0 मानेंगे तो ये पूरा खत्म हो गया ना। तो ये ऊपर 15 बचा और नीचे 5 यानी कि 3। यानी x की वैल्यू जब हमने 0 मानी तो y की वैल्यू सीधे सीधे 3 आ गई। बहुत अच्छा नंबर आ गया। अब क्या करें, क्या करें, क्या करें? x की वैल्यू 2 मानो, नहीं अच्छा नहीं आ रहा, 3 मानो। अच्छा एक बार y की वैल्यू जरा 0 मान के देखते हैं। मैं कह रहा हूं कि y की वैल्यू ही 0 मान लो ना, देखो अच्छा नंबर आ रहा है कि नहीं। तो y की वैल्यू जैसे ही 0 हमने माना तो 0 इक्वल टू माइनस 3x प्लस 15 डिवाइडेड बाई 5। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा x ही मानो तो y निकालो, y भी कभी कभी मान लो 0, 1, 2, -1, -2 तो x अच्छा आ जाता है, ठीक है ना। तो ये 5 से इधर 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 15। तो ये 3x इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा ये 15, तो x की वैल्यू 5 आ गई। देखा, 3 5 15। तो यानी कि जैसे y की वैल्यू हमने 0 मानी तो x की वैल्यू 5 आ गई। क्या बात समझ में आई? तब हमारे पास इसके भी 2 पॉइंट मिल गए और इसके भी 2 पॉइंट मिल गए। तो अब इन दोनों से हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। चलिए, पहले वाले का हमें क्या क्या पॉइंट मिला है, या इसको बनाने की अब जरूरत नहीं है, अब सीधे पॉइंट ही लिख देते हैं ना। रुक जाओ, सीधे अब पॉइंट लिख देते हैं। पहले वाले ग्राफ का क्या आया था? पहले वाले ग्राफ के पॉइंट आए थे 0, -4 और 2, -2.4, ठीक है। 0, -4 और 2, -2.4, ये दो आए थे। और दूसरे वाले क्या आए थे? 0,3 और 5,3, राइट है ना। 0,3 और 5,3, ठीक है। चलो अब ग्राफ बनाओ, आ जाओ भैया। ये रहा आपका y एक्सिस और ये रहा आपका x एक्सिस। देखिए यहां पे हो सकता है मैं बिल्कुल 100% सही ग्राफ ना बना पाऊं, लेकिन आप लोग जब अच्छे से स्केल की मदद से बनाओगे या जो आप लोगों का पेपर आता है उस पर बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है ना। जो ग्राफ बनाने वाले आते हैं ना पेपर, उस पर बनाएंगे तो और अच्छा बनेगा, या स्केल की मदद से बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। तो चलिए लिख लें इसको। ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ये 1, 2, 3, 4। चलिए हमें पहले ये पॉइंट रखते हैं 0, -4। किधर है 0? ये x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, ये पॉइंट। इस पॉइंट को एक बार इंडिकेट कर लो, यहां तुम्हें लाइन लाना है। दूसरा देखो 2, -2.4,
x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -2.4, यानी कि 2.5 से थोड़ा सा कम, यानी कि लगभग यहां पे मान लो, लगभग यहां पे मान लो 2.5 के आसपास ही रहेगा ना, -2.4। तो ये तुम्हें दूसरा पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया 0, -4, और ये पॉइंट मिल गया 2, -2.4। तो इन दोनों को अब स्केल की मदद से जैसे ही मिलाओगे, तो इन दोनों को क्या करना कि स्केल की मदद से मिलाना, तो ये ऐसे लाइन निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी पहली लाइन आ गई, पहली लीनियर इक्वेशन की लाइन हमें मिल गई। ठीक, अब दूसरा देखो, दूसरा है 0,3 और 5,0। तो ये रहा आपका 0,3, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, और 5,0, तो ये रहा आपका 5,0, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0। तो यानी कि दूसरी लाइन आपकी ऐसे जाएगी, स्केल की मदद से दोनों को मिलाना। ठीक, तो यानी कि पहली वाली लाइन आपकी ये आई, और दूसरी यानी कि इसको हम L1 बोल देते हैं, और ये दूसरी वाली लाइन आई जिसको कि हम L2 बोल देते हैं। तो जब हमने ये दोनों लाइन बनाया, तो हमने क्या देखा कि ये दोनों एक जगह पर कट कर रही हैं, कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो हमने देखा कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के एक जगह पे कट कर रही हैं, 5,0 पे, एक पॉइंट पे कट कर रही है। यानी कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसका अगर कोई पूछे कि बताओ ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो हाँ कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट है, क्योंकि इसका एक सॉल्यूशन आ रहा है। क्या आ रहा है? यूनिक सॉल्यूशन इसका आ रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो क्वेश्चन हमने लिखा था, अगर कब ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग एंड फाइंड इट इज कंसिस्टेंट और नॉट। तो हम पहले ये पूरा मेथड अप्लाई करेंगे, हम अपना ग्राफ बनाएंगे, और उसके बाद कहेंगे कि हाँ, चूंकि एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है। क्या बात समझ में आ गई? कंसिस्टेंट भी दो तरीके के होते हैं ना, या तो यूनिक हो सकता है या मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ये कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि एक पॉइंट पे कट कर रहा है। और एक दूसरे के ऊपर अगर ओवरलैप हो जाता, एक दूसरे के ऊपर अगर ओवरलैप हो जाता, एक दूसरे के ऊपर ही सारे के सारे पॉइंट एक दूसरे से मिल जाते, तो हम कहते हैं कि कंसिस्टेंट है और मेनी सॉल्यूशन है। और अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल आ जाते, तो हम कहते कि इनकंसिस्टेंट है, मतलब कि कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्या बात समझ गए? तो आपको हमेशा क्या करना है कि आपको जो भी दो इक्वेशन दी जाएगी, उसके ग्राफ बनाना है और देखना है कि वो कट कर रही है, कि ओवरलैप कर रही है, कि पैरेलल है। बात समझ में आ गई? अच्छा, इस पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि इन दोनों ग्राफ से और वाई एक्सिस से एक ट्रेंगल का निर्माण हो रहा है। ठीक है ना? तो उन ट्रेंगल का वर्टिसेस बता दो क्या क्या होगा, या अगर ट्रेंगल अच्छा बना है तो वो कह सकते हैं कि इस ट्रेंगल का एरिया बता दो क्या होगा। बात समझ में आई? तो इसके लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। जैसे इस केस में वर्टिसेस क्या क्या है ट्रेंगल के, तो 0,3 है, 0,-4 है और 5,0। एरिया निकालने के लिए आप लोग फॉर्मूला जानते हो, उसका अपना लगाओगे, एरिया भी निकाल लोगे। क्लियर? तो पहले ग्राफ बनाना आना चाहिए, बाकी चीजें तो आगे आप लोग जानते ही हो। ठीक, तो एक सवाल मैं और करवा सकता हूं, लेकिन वैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए, एक सवाल और देख लीजिए। जैसे कि मान के चलिए मैंने ये लिया 2x - 3y = 5 और 6y - 4x = 3। मैंने फिर से दो लिए, और फिर से वही सवाल है कि इन दोनों को सॉल्व करो और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करो और बताओ कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो वन वाला है कि मेनी वाला है, ये सारी बातें बताओ। तो क्या करें, आओ इसको भी सॉल्व करते हैं, जल्दी में करेंगे। ठीक है, इसको भी y के टर्म में लेकर आओ। तो ये 2x = 2x, एक मिनट, ये 2x 5 को इधर लाओ -5 और 3y को इधर लेकर गए +3, तो यानी कि 2x - 5 / 3 = y। ओके, तो इसका बनाओ जरा, क्या होगा, x और y सोचिए, सोचते हैं भैया। तो x की वैल्यू कुछ रखो ताकि y की वैल्यू आ जाए। क्यों ना हम ऐसा करें, x की वैल्यू 1 रखें, ताकि ये 2 खत्म होगा तो कुछ ना कुछ अच्छा आएगा। तो जैसे ही हमने x की वैल्यू 1 रखी, तो देखिए
y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 1 यानी कि 2 माइनस 5/3 यानी कि 2 माइनस 5/3 यानी कि माइनस का 3/3 यानी कि माइनस का 1, यानी माइनस का 1 आ गया। ठीक है, तो अच्छा नंबर आया। अब क्या करें, अब इसमें ऐसा करो कि x की वैल्यू कुछ और अच्छा रखो ताकि आ जाए। 8 रख लो, इसको अगर हम 8 कर दें तो 8 माइनस 5 जो होगा वो 3 हो जाएगा। तो ऐसा करो कि x की वैल्यू, यहां पे x की वैल्यू 1 रखे थे, अब x की वैल्यू 4 रखो, तो y की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, 2 इंटू 4, एक्स की वैल्यू 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 3/3 यानी कि 1। तो x की वैल्यू जब हमने रखी 4 तो y की वैल्यू आ गई 1। x की वैल्यू हमने रखी 4 तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसको करो जरा, 6y इक्वल टू 3 प्लस 4x, तो y इक्वल टू 3 प्लस 4x डिवाइडेड बाई 6। चलो टेबल बनाओ, टेबल बनाते हैं। ये x हो गया, y हो गया, क्या करें, एक बार x की वैल्यू तो 0 रख लो, सबसे अच्छा दिख रहा है हमें कि 3/2 1/2 आ जाएगा। 0.5 रखना आसान है, इतना भी कठिन नहीं होता। x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई 3 प्लस 0, क्योंकि 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 6 यानी 1/2। x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू 1/2 आ गई, यानी कि 0.5 आ गई। और क्या रखे x की वैल्यू, x की वैल्यू, x की वैल्यू यहां कुछ भी रखोगे तुम्हें आएगा डेसिमल में ही, ठीक है ना। x की वैल्यू 1 रखो तो 4 प्लस 3 7, 2 रखा 8 11, 3 रखा, कुछ भी रखोगे आएगा उतना ही। तो चलो 3 ही रख लेते हैं यार, x की वैल्यू हमने 3 रखी, x की वैल्यू हमने 3 रखी, तो x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 3 प्लस 12/6 यानी कि ऊपर हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, नहीं। कहीं गलती हो रही है क्या, हाँ ठीक है, 12 3 15 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको करो, 6 दूनी 12 और 6 पचे 30 यानी कि 2.5, कितना आ गया 2.5। ओके, तो ये हमें अब इसके भी 2 पॉइंट मिल गए और इसके भी 2 पॉइंट मिल गए। अब इन दोनों पॉइंट को क्या करो, ग्राफ पे डालो, दोनों लाइन बनाओ। चलो लाइन बनाते हैं। इसको मैं आप लोगों को बता दूं, चूंकि मेरे पास है, तो आप जब इसको पॉइंट ग्राफ पे डालोगे तो ये पैरेलल आएंगे। 1 कोमा -1 आया, और एक जो है, रुकिए मैं यहीं देख लूं, मैंने इसको पहले से भी सॉल्व करके रखा है, और ये 4,1 आया, ठीक है। और दूसरे वाले का आया था 0,5 और इसका आया था 3,2.5। यहीं लिया था ना मैंने, 3,2.5। ओके, चलिए ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ पैरेलल आएगा, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये -1, ये -2, ये -3, ये -1 -2 -3। चलिए 1 कोमा -1 कहाँ है, 1 कोमा -1 ये है आपका 1 कोमा -1, कितना है 1 कोमा -1। 4 कोमा 1, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, ये हो गया 4 कोमा 1। यानी कि एक ग्राफ तो आपको स्केल से जब अच्छे से बनाओगे तो एक ग्राफ तो आपको यहीं मिल गया, ये देखिए, ठीक है। दूसरा देखिए 0 कोमा x में 0 गए और y में 0.5 यानी कि ये रहा आपका, ये रहा 0 कोमा 1/2 यानी कि 0.5 आधा, और 3 कोमा 2.5, x में आप 3 जाओ और y में 2.5 जाओ, यानी कि लगभग यहां की बात हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि 2.5 यहीं तो आएगा। तो यानी कि ये हो गया 3 कोमा 2,5। तो देखिए आप जब स्केल से मदद से अच्छे से बनाओगे ना तो ये दोनों हमेशा पैरेलल हो जाएंगे, ये दोनों लाइन जो हैं वो हमेशा पैरेलल हो जाएंगे, मतलब कभी कटेंगे ही नहीं। तो अगर पूछा जाए कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो ये
इनकंसिस्टेंट है, मतलब कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये जो दो यहां पे लिखे गए हैं, एक ये और एक ये, दुनिया में कोई ऐसी एक्स और वाई होगी ही नहीं जो इन दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे। मतलब वो एक्स और वाई यहां डाले तो ये भी वैलिड हो जाए और ये भी वैलिड हो जाए, ऐसा कोई होगा ही नहीं, यानी कि दोनों लाइन पैरेलल है। तो ग्राफ से आपको ऐसे ही सीखना है, ग्राफ बनाना है, देखना है, ग्राफ बनाना है, देखना है। देखिए एक बात और, अगर हमें एमसीक्यू टाइप में या शॉर्ट टाइप में सिर्फ वो पूछ रहा है कि भैया बताओ दिया हुआ पेयर लीनियर इक्वेशन, मतलब दो जो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, मेनी है कि नो है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तीन कंडीशन में, तो हम लोग एक डायरेक्ट मेथड होता है उससे बता सकते हैं। हर बार हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हर बार हम लोग ग्राफ बनाएं और ग्राफ बना के चेक करें, इसकी हमें जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक डायरेक्ट मेथड होता है, उससे हम लोग फटाक से बता देंगे कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट भी है तो यूनिक है कि मेनी। ठीक है, देखिए जैसे लेट कीजिए कि हमारे पास है वी हैव टू लीनियर इक्वेशन, और वो दोनों लीनियर इक्वेशन यही है a1x, मैं जनरली ही अभी बात कर रहा हूं, ठीक है ना, एंड सॉरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन। यहां पे अब हम लोग क्या करेंगे कि वी कंपेयर, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, वी कंपेयर, क्या कंपेयर करेंगे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये हम कंपेयर करेंगे, मतलब इसको हम लोग निकालेंगे, इसको हम लोग निकालेंगे और उसके बाद हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे। तो केस नंबर 1 देखिए, ठीक है ना, यदि इफ जब हम लोग a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 निकालेंगे, और यदि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि जो ग्राफ है, जो हमारा ग्राफ है वो इंटरसेक्टिंग होगा। वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगा, मतलब कि ओनली वन सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग आएगा मतलब एक पॉइंट पे कहीं इंटरसेक्ट करेगा। क्या बात समझ में आई। तो हमारा जो ग्राफिकल मेथड है वो इंटरसेक्टिंग आएगा, यानी कि हम अपने अलजेब्रिक मेथड में कह सकते हैं, अलजेब्रा में ये बात कह सकते हैं, अलजेब्रिक मेथड में, कि जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो सिर्फ एक आएगा। तो अब हमें बार बार ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है कि हम देखें कि वो इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम क्या करेंगे, a1 a2 और b1 b2 का कंपैरिजन देखेंगे, दोनों अगर बराबर नहीं है तो हम कह देंगे कि ये कंसिस्टेंट है और इसका एक सॉल्यूशन होगा, और अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो ये किसी एक पॉइंट पे कट करेगा। डायरेक्ट हम ये बात बोल सकते हैं। बात समझ में आई। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे एग्जांपल x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। इस एग्जाम्पल को a1 b1 c1 a2 b2 c2 में जरा तोड़िए, तो कंपेयर कीजिए इसको a1, इस चीज से इसको जरा कंपेयर कीजिए, तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई 1, b1 की वैल्यू आ गई -2 और c1 की वैल्यू आ गई 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं। इसमें a2 b2 c2 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई 3, b2 की वैल्यू कितनी आ गई 4, c2 की वैल्यू कितनी आ गई -20, क्योंकि इधर प्लस का होता है तो ये माइनस में है तो -20। चलिए हमें c1 c2 से तो मतलब है ही नहीं, तो इसको तो गोली मारो। a1 अपॉन a2 देखो, a1 अपॉन a2, तो a1 है 1 और a2 है 3। अच्छा b1 अपॉन b2 देखो,
तो B1 आ गया माइनस का 2 और B2 आ गया 4, यानी कि ये आ गया माइनस का 1/2। तो ठीक है, ये 1/3 आ रहा है और ये माइनस 1/3 आ रहा है, और 1/3 कभी भी -1/2 के बराबर नहीं होता है। अरे ये कभी भी बराबर तो नहीं होगा ना, तो कभी बराबर नहीं होगा तो यानी कि ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन देगा, यानी कि हमें इंटरसेक्टिंग लाइन देगा अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो 1/3 और -2/4। ठीक है, तो आपको अब ग्राफ नहीं बनाना पड़ा, वरना आप क्या करते, इस क्वेश्चन का ग्राफ बनाते, देखते एक जगह पे कट कर रही है कि पैरेलल है कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, तो इस तरीके से आपने आराम से कर लेंगे। ठीक है, दूसरा केस देखिए, 3 केस टोटल बनेंगे। अब केस नंबर 2 की बात कर रहे हैं। केस नंबर 2 देखिए, अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर आ जाए और वो C1/C2 के भी बराबर आ जाए, तो हम ग्राफिकली मेथड्स में कहेंगे कि इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा। ग्राफ में कहेंगे कि ये ओवरलैप हो गया, और अलजेब्रा में कहेंगे कि इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन आया। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐसा आएगा तो हम कहेंगे कि क्वांसाइड हो गया, ओवरलैप हो गया, क्वांसाइड लाइंस, इट मीन्स इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। जैसे एग्जांपल देखिए, 2x + 3y - 9 = 0, ये मैं एनसीईआरटी से ही ले रहा हूं। 4x + 6y - 18 = 0। तो अब देखिए इस लाइन में क्या है और इस लाइन में क्या है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालिए जरा, इस वाले में पहले निकालिए। तो आपने देखा A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 3 और C1 की वैल्यू -9। इस वाले में क्या है, A1 की वैल्यू 4, B1 की वैल्यू 6 और C1 की वैल्यू -18। करो, A1/A2 देखो कितना आ रहा है, तो 2/4 यानी कि 1/2। B1/B2 देखो कितना आ रहा है, B1 3 और B2 6, ये भी 1/2। C1/C2 देखो कितना आ रहा है, तो -9 डिवाइडेड बाई -18, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 9/18 1/2, यानी कि ये सब बराबर आ रहा है ना, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो यानी कि ये जो दो इक्वेशन हमें दिए गए हैं, ये कैसे इक्वेशन होंगे, ये दोनों का जब ग्राफ बनाओगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे, यानी कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देंगे। क्या बात समझ में आई? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप एक इक्वेशन को देखिए और दूसरे को देखिए, जब कॉमन उसमें से कुछ निकालेंगे ना तो पहले जैसा ही दिखेगा। जैसे पहले को देखिए, दूसरे को देखिए, दूसरे में से मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूं, तो देखिए क्या बन जाएगा, 2 कॉमन निकालने पर ये 2x + 3y - 9 = 0। मैंने पूरे इक्वेशन में से 2 कॉमन निकाल लिया, तो ये पहले जैसा बन गया ना, 2 को हटा दें तो ये पहले जैसा बन गया ना। तो यानी कि कभी भी ऐसा हो जाए कि एक दूसरे का कुछ कॉमन निकालने पर सेम ही आ जाए, लेफ्ट एंड राइट दोनों से कॉमन निकालना, तो वो हमेशा क्वांसाइड लाइंस ही होगा, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन ही देगा। ठीक है ना, ये जल्दी करने का एक तरीका भी है, एमसीक्यू में ये आपकी मदद करेगा। केस नंबर 3 देखिए, केस नंबर 3 की बात करते हैं। केस नंबर 3 में है कि A1/A2 B1/B2 के बराबर हो जाए, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होना चाहिए। A1/A2 B1/B2 के बराबर हो जाए, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये दोनों के दोनों। ठीक है ना, तो अगर इसके बराबर नहीं होगा तो हम कहेंगे कि पैरेलल लाइंस है। ये क्या है, पैरेलल लाइंस देगा, यानी कि नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, x + 2y - 4 = 0 और ये 2x + 4y - 12 = 0। करके देखिए इसको, यहां से देखिए, ये आपका A1 आ गया 1, B1 आ गया 2 और C1 आ गया -4। यहां पे A1 हो गया 2, सॉरी A2, B2 हो गया 4 और ये C2 हो गया -12। चलिए A1/A2
तो 1/2, B1/B2 तो 2/4 यानी 1/2, C1/C2 यानी -4/-12, माइनस माइनस कैंसिल 1/3। तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर है, दिख रहा 1/2 है, ये भी 1/2 है, लेकिन ये 1/3 आ गया। तो यानी कि A1/A2 B1/B2 के तो बराबर है, लेकिन ये दोनों C1/C2 के बराबर नहीं है, यानी कि ये पैरेलल लाइंस आएंगे। इनका जब ग्राफ आप बनाएंगे तो पैरेलल लाइंस आएंगे, यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है ना, क्या आएंगे वो, पैरेलल लाइंस आएंगे। यहां पे मैंने A2 लिखा, ये C2 लिखा, ठीक है। अच्छा, ये अभी हम लोगों ने ये जो सवाल किया था, ये वाला जो सवाल किया था, इसका A1 A2 और B1 B2 C1 C2 निकाल के देखिएगा, ये भी वैसे ही आएगा, थर्ड केस जैसा। ठीक है ना, करके देखिएगा, वैसे ही आएगा। वो भी पैरेलल आ रहा है ना, नो सॉल्यूशन आ रहा है ना, पैरेलल नो सॉल्यूशन, करके देखिएगा, बिल्कुल ऐसे ही आएगा। तो यानी कि हमने क्या क्या सीख लिया, हमने ये सीख लिया कि अगर हमारे पास, अगर हमें ये बोला जाए कि भैया कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट बता दो, कंसिस्टेंट में यूनिक है कि मेनी है, ये बता दो, तो हम ग्राफ का यूज नहीं करेंगे। क्या जरूरत है हमें ग्राफ बनाने की, यही 3 केस है हमारे पास, इसी 3 केस को दिमाग में रखिएगा और फटाक से बता दीजिएगा। लेकिन वो कह रहा है, अगर सब्जेक्टिव पेपर है, कह रहा है कि नहीं ग्राफ मेथड से ही करके बताओ हमें कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तब तो आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर कहीं उसने कह दिया कि बताओ 2 लाइन बना और एक एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को मिला के किसी ट्रेंगल का निर्माण हुआ, तो उस ट्रेंगल के वर्टिसेस क्या हैं या उसका एरिया क्या है, या वो ट्रेंगल का बारे में कुछ और पूछ लेगा, तब आपको तो बनाना ही बनाना पड़ेगा ग्राफ। तो यानी कि ग्राफ मेथड से भी आना चाहिए सवाल सॉल्व करने का, ग्राफ मेथड भी आना चाहिए। आगे हम लोग इजी मेथड सीखेंगे, लेकिन ग्राफ मेथड से भी आपको आने चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा और कुछ अपनी तरफ से भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, ताकि ग्राफ वाले पे आपकी थोड़ी अच्छी कमांड हो जाए। ठीक है ना, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 और 3.1 भी इसमें मिला जुला के मैं करा दूंगा। तो क्या होगा कि ग्राफ वाले कंसेप्ट पर आपकी पूरी पकड़ मजबूत हो जाएगी। उसके बाद हम लोग एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस सेक्शन पे चलेंगे और फिर आगे की बात करेंगे। ओके, चलिए तो ये लेक्चर हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।